हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, हम न्यूमेरिकल बोल दो या कुछ एग्जाम्पल हैं जो कम्पिटिटिव पार्ट को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एग्जामिनेशन में कई बार पूछे भी गए हैं वो। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो AIPMT 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझने की ज़रूरत है हमें मेनली। तो बताओ, ये मान लो हमारे पास टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज हैं, मास m, चार्ज q, क्लैंप कर दिया गया वर्टिकल सेपरेशन y पे। ओके, एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इज r। अब इसमें क्या है, ये सिस्टम मान लो इक्विलिब्रियम में है थीटा एंगल पे। ठीक है, अब क्या किया, अब तो यहाँ पे इन्होंने y डिस्टेंस वर्टिकल में क्लैंप किया हुआ था। अब इन्होंने यहाँ पे क्लैंप यहाँ से चेंज करके y/2 पे क्लैंप कर दिया और बोल दिया कि थीटा अगेन सेम है इक्विलिब्रियम एंगल। तो इस बार जब क्लैंप y/2 पे किया तब जो r' आएगा चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, ये m मास चार्ज q, m मास चार्ज q, जो सेपरेशन r' आया उस r' की वैल्यू बताओ r की फॉर्म में। r' की वैल्यू r की फॉर्म में क्या आएगी वो मुझे बताना है। तो अगर ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस डिस्कशन में, ये mg, ये टेंशन, इधर F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर T कोस थीटा और इधर T साइन थीटा, हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं बच्चों इनको। तो यहाँ से जब हमने स्लोप निकाली थी तो मेरा tan थीटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसके इक्वल आया था, Fe/mg। और ध्यान रहे ये जो एंगल है ये वेरी स्मॉल हम लेके चलेंगे। जब थीटा स्मॉल होता है तो यहाँ से मैं इस ट्रायंगल को अगर अलग से निकाल के बताऊँ आपको, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो अब बच्चों, ये कितना है, ये कितना एंगल है थीटा। ये पहले इनिशियली क्लैंप्ड कितना था y डिस्टेंस पे, तो ये क्या लिखूँ मैं r/2। तो यहाँ से मैं tan थीटा निकाल लूँगा। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि r/2y, r/2y इक्वल टू Fe की वैल्यू क्या लिखूँ, Fe की वैल्यू लिखूँगा kq² इंटू mg। तो यहाँ पे r का क्यूब आ जाएगा, r क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 2yq²/mg। बोलो प्यारे बच्चों, k भी तो आएगा ना, 2yk²/mg r³, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब इस कंडीशन में आ जाओ, जब ये कंडीशन थी तो यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन Fe/mg के इक्वल आ जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे tan थीटा अगेन इस ट्रायंगल को निकाल लूँगा मैं। तो इस ट्रायंगल के लिए अब की बार बताओ ये कितना है सर, ये तो y/2 है, ये कितना है सर, ये r/2 है, एंगल अगेन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यानी कि r'/2 बेस में कितना आ जाएगा y/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये Fe/mg। और Fe की वैल्यू क्या लिखूँ बच्चों, Fe की वैल्यू लिखूँगा kq²/r'² तो यहाँ से r' की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, r'³ किसके इक्वल आ जाएगा, kq²y/mg। अब जब इसको इक्वेट करोगे, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको मैं 2 को नीचे ले गया यहाँ पे। अब बताओ ये क्या है, yq² k/mg, ये r' के क्यूब के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा r³/2। तो r' इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, /2 की पावर 1/3। ये रिलेशन होता है बच्चों r' का r की फॉर्म में। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अब इधर आ जाओ, इधर देखो आप। अब ये वो सिस्टम मैंने क्लैंप कर दिए और अब की बार मासेस है वो अनइक्वल हैं, m1 m2 एंड द चार्जेस भी वो अलग अलग हैं। लेकिन अब वर्टिकल के साथ जो क्लैंप पॉइंट पे जो एंगल बनाया वो अल्फा और बीटा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे मासेस बराबर हैं, मेरे मासेस इक्वल हैं और सिस्टम में इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाके आएगा, m1 m2 इक्वल कर दिए बट q1 ज़्यादा है q2 से। तो बताओ अल्फ़ा में और बीटा में क्या रिलेशन होगा,
हमें बताना है प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा। ध्यान से सोच के देखो, अगर m1 m2 इक्वल हैं बट चार्जेज हैं वो अनइक्वल हैं, Q1 है वो ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज Q2 से, तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन आएगा जल्दी बताओ। अल्फा और बीटा, इधर देखो m1 अब की बार ज़्यादा है m2 कम है और चार्जेज इक्वल दे दिए, तो अब की बार m1 ज़्यादा है तो क्या रिलेशन आएगा अल्फा बीटा में। और इस केस में क्या दे दिया, अगेन m1 ज़्यादा है m2 से और Q1 ग्रेटर देन Q2 से, तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन आएगा ये बताओ, सोच के बताओ मुझे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में लेके चलना है हमें। अगर मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके चलूँगा तो प्यारे बच्चों चार्जेज अनइक्वल हो मैग्नीट्यूड वाइज या इक्वल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है ना, तो चार्जेज अनइक्वल होंगे तो भी उनके बीच में लगने वाला फोर्स तो सेम ही रहेगा ना। लेकिन जो mg लगेगा ना, अगर वो मास अगर कम ज़्यादा हो गए तो जो वेट फोर्स है वो कोरस्पॉन्डिंगली कम ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वर्टिकल के साथ जो डिफ्लेक्शन का एंगल है वो कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर मास बराबर हैं, चार्जेस भले ही अनइक्वल हो, तो ये अल्फा बीटा दोनों बराबर आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो इक्विलिब्रियम जो एंगल बनेगा ना वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता। अब बताओ यहाँ कौन ज़्यादा m1 कौन इक्वल, इसके ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं, वो मासेस पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एंगल वर्टिकल से कम बनेगा, तो इसका मतलब m1 ज़्यादा है और m1 का एंगल कितना है अल्फ़ा, तो यहाँ पे बीटा एंगल ऐसे आ जाएगा। और अब की बार क्या है m1 ग्रेटर देन m2 और चार्जेज, अरे भले ही चार्ज इक्वल हो अनइक्वल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मासेस को देख के चलना है हमें। जिसका मास ज़्यादा होगा वो मास वो वाला पॉइंट चार्ज जो होगा जिसका मास ज़्यादा है वो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे बीटा एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल कई बार नीट में वो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। बोलो प्यारे बच्चों, एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, इसमें अच्छा क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर वो क्या क्वेश्चन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो मेरा कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, मान लो ये मैंने चार्जेस को ऐसे क्लैंप कर दिया, ठीक है, और थीटा एंगल विद वर्टिकल से इनको क्लैंप कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। मान लो सेपरेशन x है, मास m है, चार्ज q है, लेंथ l है, ईच ऑफ स्ट्रिंग, और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना दिया। टोटल एंगल 2 थीटा है, वैसे एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो मुझे निकालनी है मुझे यहाँ पे निकालना है फाइंड द अप्रोच वेलोसिटी, फाइंड द अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी निकालनी है कब, जब अब हमें अप्रोच वेलोसिटी निकालनी है v। अब हमारा सिस्टम है जो इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, मान लो थीटा एंगल पे, ओके। उसके बाद क्या हुआ, और एंगल बिटवीन है वो वेरी स्मॉल है भाई, एंगल इज वेरी स्मॉल, समझ गए ना मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ। ये जो एंगल है ये वेरी स्मॉल है, और हुआ क्या, सडनली क्या होगा, सडनली जो चार्ज है ना इन पे जो चार्ज है m मास चार्ज क्यों, चार्ज लीक सराउंडिंग में, सडनली चार्ज लीक विद कांस्टेंट रेट, जो चार्ज है ना एक कांस्टेंट रेट से लीक करना शुरू कर देता है एट कांस्टेंट रेट, देन द अप्रोच वेलोसिटी,
ये जो अप्रोच वेलोसिटी थी ना वही तो निकालनी है ना। देन अप्रोच वेलोसिटी डिपेंड्स, जो अप्रोच वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करती है फर्स्ट एक्स के डायरेक्टली, सेकंड 1/x, थर्ड एक्स का यानी कि रूट, और फोर्थ 1/√x। ये मुझे बताना है कि जो, अरे यार एक सिंपल सी बात है, क्लैंप चार्ज थे, मास एम चार्ज क्यू, सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम में है थीटा एंगल पे, एंड गिवन दैट थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, सडनली क्या देखा गया, चार्ज है ना वो सराउंडिंग में एक कांस्टेंट रेट से लीक करना शुरू कर देगा। अगर चार्ज लीक करेगा तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो जो इनके जो अप्रोच अट्रैक्ट करने के लिए जो अप्रोच वेलोसिटी होगी ना, वो इनके बीच का जो x है वो x के किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो मुझे पता होना चाहिए। आप बताओ भाई, इनिशियली मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे इसको x/2 बोलता हूँ और लेंथ l है, तो बताओ भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ इनिशियली, तो बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होता है सर, tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये तो सर Fe/mg आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा। और मैं अगर mg की वैल्यू लिखूँ तो KQ² x² इंटू mg, और थीटा क्या है इन्होंने वेरी स्मॉल दे दिया ना, तो मैं यहाँ पे अब जब थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा को मैं sin थीटा से रिप्लेस कर लेता हूँ, और sin थीटा यहाँ से निकालूँ अगर इसमें, तो ये क्या लिखूँ यहाँ पे नियरली इक्वल टू sin थीटा, और इसकी वैल्यू को मैं क्या लिखूँ बताओ बच्चों, x/2l। कैसे लिख दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब KQ² x² इंटू mg। तो यहाँ पे x की डिपेंडेंसी देख लो q के साथ, तो x³ इक्वल टू, बताओ प्यारे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी q पे। सर मैंने बाकी पैरामीटर को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज लीक करता है और सेपरेशन के किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इन दो की तो डिपेंडेंसी बतानी है ना मेरे को। तो इसका मतलब चार्ज है तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q प्रोपोर्शनल है किसके, x के 3/2 पे। बोलो प्यारे बच्चों, तो ये इसको मैं याद रखना आप, इसका यूज़ होने वाला है नेक्स्ट आगे। चलो अच्छी बात है। अब हुआ क्या, चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट के साथ। सर ये क्या होता है, अभी आपको बताना चाहूँगा। x, बोलो बेटा, x³ किसके प्रोपोर्शनल है सर, Q² के। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखूँ, 3x² dx/dt। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख दूँ या इक्वल टू लिख दूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो 2q dq/dt। अब बताओ भाई 3x² ये क्या होगी, ये तो वेलोसिटी हो गई टाइम के रिस्पेक्ट में, प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूँ 2q, ये क्या है, ये कांस्टेंट रेट है, dq/dt ये है चार्ज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, सर ये तो कांस्टेंट गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं डिपेंडेंसी बताऊँ आपको, तो बताओ x², 3 भी कांस्टेंट है, v द फंक्शन ऑफ टाइम t किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, q के। बताओ प्यारे बच्चों क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा यहाँ पे। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन x², और q की डिपेंडेंसी x के साथ कैसे आई हुई है सर, ये तो x की पावर कितनी है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। v ऑफ अप्रोच इक्वल टू q की वैल्यू चार्ज पे कैसे, सेपरेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है, 3/2, और यहाँ पे x का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो v इज द टाइम इक्वल टू 1/√x, तो x के इस वाले फैक्टर के साथ वेरी करती है वो। क्या आपको मेरी बात क्लियर है, पक्का ना प्यारे बच्चों। तो ये मुझे आपको बताना था, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं एक और आपको थोड़ा सा वैरायटी का क्वेश्चन करवाना चाहूँ, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से नोट करो प्यारे बच्चों। अगर मैं एक वैरायटी का क्वेश्चन और आपको बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है वो भी, सर वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों। इसमें हुआ क्या, मान लो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
समझ के चलना बस बात को। मान लो ये सिस्टम ऐसे क्लैंप कर रखा है मैंने वर्टिकली। एक खास बात मैं आपको बताऊं, देखो मैंने सस्पेंडेड सिस्टम में जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ना न्यूमेरिकल के, मैंने एक एक डिस्कस किया आप सभी के साथ। और आई थिंक ये एक इसकी लास्ट वैरायटी बचती है, और मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आपको एक फील आ जाए इस चीज़ को लेके। तो बताओ भाई, मान लो सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है थीटा पे, m मास है चार्ज q है, m मास है चार्ज q है, ठीक है, और लेंथ l है प्यारे बच्चों स्ट्रिंग की। अब हुआ क्या, ये सिस्टम मान लो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखूंगा बताओ, टेन थीटा किसके इक्वल लिखूं, Fe/mg लिख सकता हूँ ना मैं। अगर ये सेपरेशन इनके बीच में कितना मान लूँ x, तो ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, समझ में आई ना बात। अब हुआ क्या, इसको मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे किसी एंगल पे ले जाके इसको छोड़ दिया मैंने, किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि अलग पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो इसको किसी एंगल पे ले जाके, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इसको रिलीज़ कर दिया एक को यहाँ पे, तो रिलीज़ कर दिया तो एक तो इसकी टेंशन बताओ आप, जब इसको रिलीज़ किया मैंने तब टेंशन कितनी होगी एट द टाइम ऑफ रिलीज़, या जस्ट आफ्टर रिलीज़ बोल दो, कितनी टेंशन होगी। और अब आपको पता है ये ऐसे एक सर्कुलर आर्क कट करता हुआ आएगा अगर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो। प्यारे बच्चों थोड़ा अगर मैं और आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है और मैं इसको यहाँ तक ले गया और यहाँ पे छोड़ दिया मैंने इसको, अब इसको अगर मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगा ना, अगर इसको मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगा इनिशियली, तो ये नीचे आएगा ना, क्योंकि जो वेट फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम इसके अबाउट क्या शुरू कर देगा, वो ये SHM शुरू कर सकता है यहाँ पे, अगर ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो, ठीक है ना। तो मैंने पूछा जब मैंने इसको रिलीज़ किया एट द टाइम ऑफ रिलीज़ या जस्ट आफ्टर रिलीज़, तो क्या इसमें टेंशन होगा स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। और अब ये एक सर्कुलर पाथ की एक आर्क को कट करेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना नीचे आने का, वो एक्सेलरेशन बताओ जी की फॉर्म में, एक्सेलरेशन बताओ जी की टर्म में। और आपको बताना चाहता हूँ सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो होता है रेडियल या सेंट्रीपिटल, और एक होता है टेंजेंशियल। रेडियल एक्सेलरेशन ओनली डायरेक्शन को चेंज करता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी स्पीड में चेंज लेके आता है, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन तो समझ में आया होगा ना आपको। इसको मैंने इक्विलिब्रियम से किसी भी अनदर एंगल से रिलीज़ कर दिया तो ये नीचे आएगा, ये एक सर्कुलर आर्क कट करेगा, तो उस केस में एट द टाइम ऑफ रिलीज हमें टेंशन बताना है, और इसमें एक्सेलरेशन कौन सा होगा, कितने होंगे, उनको हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में बताना है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया किसी भी थीटा एंगल पे, बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम एंगल से किसी भी एंगल पे, मान लो इसको मैंने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा एंगल है, ये मान लो टेंशन यहाँ पे टी है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये नीचे कौन है सर, ये नीचे तो mg है, बोलो प्यारे बच्चों। तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, तो mg के, और ये इधर कौन सा फोर्स है सर, इधर तो fe है, इसको ऊपर बढ़ा लो, ये एंगल भी कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, बोलो प्यारे बच्चों। और ये थीटा लिखूंगा तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ये, बोलो प्यारे बच्चों। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो mg के मेरे 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर mg कोस थीटा और इधर mg साइन थीटा। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। अगर ये एंगल भी मेरा थीटा है, थीटा ही तो बनेगा ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा आ जाएगा। तो इधर कौन सा फोर्स आया, इधर आ जाएगा fe कोस थीटा, और इधर कौन आ जाएगा, इधर आ जाएगा fe साइन थीटा। अब मैंने इसको टोटली बैलेंस कर दिया है। अब एक बात बताओ, अगर ये मूव कर रहा है ऐसे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा F सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल आएगी बताओ। नेट फोर्स क्या है, टेंजेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है सर, सेंटर की तरफ, तो मैं क्या लिखूँगा T
टी माइनस एफ नेट इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर होता है ना, तो एफ नेट यानी कि सेंटर की तरफ, तो टी माइनस इन दोनों को मैं क्या करूँगा यहाँ पे एफ ई साइन थीटा माइनस एम जी कोस थीटा किसके इक्वल होता है एम वी स्क्वेयर बाई आर। आर कितना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल। अब इनिशियली क्या है जस्ट रिलीज v तो जीरो है ना, तो v जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी एफ ई साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। ये तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अब ये तो सेम ही रहेगा, तो t की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ एफ ई की वैल्यू क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, एफ ई की वैल्यू क्या लिखूँ के क्यू स्क्वेयर, ये साइन थीटा ऐसे का ऐसा डिवाइड बाई में क्या लिखूँ सेपरेशन कितना होगा, ये होगा इतना ही उधर होगा, तो ये एल का इधर कोस आ जाएगा एल कोस थीटा, यह आ जाएगा एल साइन थीटा, और टोटल कितना आ जाएगा 2l साइन थीटा, तो 4l स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। बोलो प्यारे बच्चों, और साइन थीटा से ये मैं एक काट भी सकता हूँ प्लस में एम जी कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। सर आपने तो टेंजेंट की वैल्यू ये बताई थी हमें टी इक्वल टू एफ ई स्क्वेयर प्लस एम जी स्क्वेयर का रूट। प्यारे बच्चों ये टेंशन होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, लेकिन मैंने इसको जहाँ से रिलीज़ किया है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से अलग पोजीशन है, उसके लिए तो मुझे इसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो मुझे इसको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, अब बात आता है एक्सीलरेशन। अब आपको एक बात बताऊं मैं, सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो होता है ए सेंट्रीपिटल और एक होता है ए टेंजेंशियल। ये तो केवल डायरेक्शन को चेंज करता है और ये उसकी स्पीड में चेंज लेके आता है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है ना ए सेंट्रीपिटल, वो होता है वी स्क्वेयर बाई आर यानी कि एल। अब वी तो जीरो है, जस्ट रिलीज पे वी कितना है जीरो, तो ये एक्सीलरेशन भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जब मैंने इसको ऐसे रिलीज़ किया तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है जीरो है सर। और वैसे आप यहाँ से भी बता सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स ही जब जीरो थी तो ए भी जीरो होगा, लेकिन ए टेंजेंशियल जीरो नहीं है। वो कितना आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर आ जाओ, देखो क्या बनेगा। तो ए टेंजेंशियल किसके इक्वल आएगा प्यारे बच्चों, बताओ ए टेंजेंशियल किसके इक्वल आएगा, बताओ ए टेंजेंशियल किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे लिखूँगा एफ टेंजेंशियल, वो किसके इक्वल होगी बताओ। नेट फोर्स बताओ, नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, सर नीचे आ रहा है, तो नीचे डोमिनेटिंग कौन होगा, एफ सेंट्रीपिटल में लिखूँगा मैं एम जी साइन थीटा माइनस एफ ई कोस थीटा। बोलो प्यारे बच्चों, और यहाँ से f किसके इक्वल आएगा एम ए के, तो यहाँ से a टेंजेंशियल किसके इक्वल लिखूँ g साइन थीटा माइनस एफ ई बाई एम कोस थीटा। तो जो भी पैरामीटर इसमें एंगल गिवन है या कुछ भी पैरामीटर जो भी हमें यूज़ करना है, इसको यूज़ करके मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। देखो एक तो टी का फार्मूला सबसे मेन आया, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज़ करके तो मैं टी निकाल लूँगा अगर मुझे वी गिवन होगी तो, एंगल गिवन होगा तो। अच्छा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, टेंजेंशियल के लिए मुझे जो टेंजेंशियल जो फोर्स रहेंगी उसके आर्क के जो टेंजेंशियल जो कंपोनेंट रहेंगे उनको मैनेज करना पड़ेगा मुझे। और यही उसने पूछा था कि एक्सीलरेशन बताओ आप जी की फॉर्म में, तो ये वाला तो जीरो आ गया, ये वाला यहाँ पे जी की फॉर्म में आ जाएगा। मैंने जो भी आपको बताया कि आपको समझ में आया पक्का ना प्यारे बच्चों। तो अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करो, लिखो। तो आज के सेशन में मैंने आपको जो न्यूमेरिकल बताए हैं, सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम का जो फॉर्मेट है ना वो मैंने आपको सारा बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जो भी प्रैक्टिस बुक आपको यूज़ करनी है अच्छे से बुक को यूज़ करो और अपने एक बिल्कुल एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हमें तैयारी करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के और डिस्टेंस के साथ जो ग्राफ बनते हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो फर्दर नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक है ना, आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन टाइमली। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।